कराची में मंशियात कैसे सप्लाई होती है और पुलिस की जानिब से एक क्रैकडाउन किया गया है गोलीमार के इलाके में। किमाड़ी पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 10 मुलजमान को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है बल्कि मुलजमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में मंशियात भी बरामद की गई है। ये सिर्फ किमाड़ी के इलाके में कार्रवाई हुई है, ये कराची के दीगर इलाकों में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इन मुलजमान को क्या सज़ा होगी आइए जानते हैं। बिल्कुल पुराना गोलीमार में पुलिस की जानिब से एक कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के दौरान जो है वो 10 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। ये 10 मुलजमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करते थे। कैसे करते थे, पुलिस ने ये रेड कैसे की, ये भी जानेंगे इस प्रोग्राम के अंदर और साथ साथ ये भी बताएंगे कि मुलजमान को गिरफ्तार करने के साथ साथ पुलिस की जानिब से इस मंशियात में क्या क्या चीज़ें रिकवर की गई हैं। ये एक बड़ा नेटवर्क पुलिस की जानिब से जो है वो पकड़ा है और उसके बाद पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ना सिर्फ कराची के ये ओल्ड एरियाज़ में काम करते थे बल्कि मुनज़्ज़म जो ग्रोह है, ये ग्रोह जो है वो क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में भी काम करता था। हमारे साथ एसएचओ पाक कॉलोनी मुमताज़ अवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसे ये कार्रवाई की गई। आपने एक बड़ा गैंग जो है वो ब्रस्ट किया है, कैसे इनको पकड़ा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलक मुमताज़ है, मैं एसएचओ पाक कॉलोनी हूँ। मुझे तकरीबन रात को 3 बजे 3:30 बजे इत्ला मिली कि यहाँ एक पूरा जो है ना बड़ा सप्लायर है मुजम्मल हुसैन उर्फ गोटा वल्द मोहम्मद अख्तर, जो कि काशिफ सिंधी का अड्डा चला रहा है। वो मैंने फौरी तौर पे ये इत्तला पे अपने एसएसपी साहब फैज़ान अली साहब को बताया और वहाँ जो है हमने पूरे अपने जो ना ज़िले की नफरी को बुलवा के कार्डन करके वहाँ पे रेड किया और रेड करने के बाद इनके साथ जो है असले वाले मौजूद थे। उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की, जिसके साथ हमने भी जवाबी फायरिंग की और ये बंदे हमने अरेस्ट किए। उसमें मुजम्मल उर्फ गोटा वो काशिफ सिंधी का मेन आदमी है। इनको हम लोग गिरफ़्तार करके लाए, जिसमें 7 किलो चरस है, 6 पिस्टल हैं और 3 किलो आइस है, 4 मोटरसाइकिल हैं। ये हमने बरामद किए, वापस आके थाने आके इनको खिलाफ केस रजिस्टर किए। बिल्कुल, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बताइएगा जो इनसे ये चर्स या आइस बरामद हुई है, इस शहर में आती कहाँ से है? ये बाहर से आती है, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। बाहर से आती है, वहाँ यहाँ आके बिकती है। तो क्या कोई चेक बैलेंस नहीं है? अब बताया जा रहा है कि जो कराची के दाखिली रास्ते हैं वहाँ भी पुलिस की नफरी तैनात होती है, लेकिन उसके बावजूद ये शहर के अंदर इंटर कैसे होती है? मगर ये छुप छुप आके निकल आते हैं, गाड़ियों में लाते हैं, बड़े ट्राले हैं उसमें लेके आ जाते हैं। ये वाटर टैंक वो अपना ऑयल टैंकर हैं उसमें लेके आ जाते हैं। अच्छा, ये तो बड़े डीलर थे, ये एंड यूज़र तक मंशियात किस तरह कितने पैसों में डिस्ट्रीब्यूट होती है? अगर 1 किलो चर्स के हम रेट लगाएं तो क्या रेट है? आइस किस रेट पे बिकती है शहर? वो तकरीबन आइस जो है ना यहाँ पे 14 लाख रुपए किलो है जो यहाँ शहर में बिकती है, और चर्स जो है वो डेढ़ लाख में, 1 लाख में, 1.25 लाख में बिकती है यहाँ पे। इन मुलजमान को आपने इंटेरोगेट किया, क्या कह रहे हैं? ये 10 रुकनी गैंग है या इनके पीछे और भी कोई मुनज़्ज़म गिरोह है? इनके पीछे और भी बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह है। काशिफ सिंधी है, वो यहाँ मौजूद नहीं रहता, उसका जो ना सारा काम यही मुजम्मिल हैंडल करता है और ये गा बगा बंदे बदली करते रहते हैं। ये मुजम्मिल जो है ये असल में जो है ना लियारी का एक आजी रज़ा है, उससे ये सामान लेके आता है। उसका कज़न है यासिर, उससे ये सारा सामान लेके आता है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये सप्लाई करते हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं और साथ साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यहाँ तमाम तर जो मंशियात इनसे रिकवर हुई हुई है वो केस प्रॉपर्टी के तहत जो है वो सील की हुई है और यकीनी तौर पर इनकी सज़ा के हवाले से भी जानेंगे कि आया जो मुकदमा दर्ज हुआ है उन पर सज़ा क्या होती है, और एसएचओ साहब से भी कहेंगे कि वो हमारे साथ मज़ीद भी इस टॉपिक पर बात करेंगे। मुलजमान यहाँ 10 मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा और कैसे पकड़े गए तुम? मेरा नाम मुजम्मिल गोटा है और हम लोग एक जगह पे बैठे हुए थे गोली मार के अंदर ना। हम पूरे 10 लड़के अपना पूरे दिन का हिसाब किताब जो है वो कर रहे थे। इतनी देर में पुलिस आ गई, इन्होंने रेड कर लिया हमारे ऊपर। तो हम लोगों ने भी अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग वगैरह की, फिर इन लोगों ने भी फायरिंग की, तो इन लोगों ने फिर हम लोगों को पकड़ लिया उधर से। उसके बाद ये मंशियात लेते कहाँ से थे? ये मंशियात ये हमारा आजी रज़ा है, उसका कज़न है यासिर, ये मेरे को देता था, लियारी से मैं लेकर आता था। ठीक है, उसके बाद ये वो काशिफ सिंधी है, हमारा भाई है ना बड़ा, वो हमारा सब कुछ वो है। वो हमें एक नंबर देता था, बोलता था इस नंबर से रब्ता करो, इसके पास जाओ। तो उसके पास हम जाते थे कि हम जो काम है वो किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो ऐसा करते हैं, हम छोटा मोटा काम नहीं करते हैं। तो 1 किलो क्रिस्टल हम 14 लाख रुपए का उनको देते थे। आप जो ये 1 किलो 2 किलो बड़ी क्वांटिटी में काम करते थे, उसके बाद ये एंड यूज़र पे किस तरह पहुंचती थी? वो कौन पहुंचाता था? नहीं, हमें तो सिर्फ एक नंबर देते थे कि इस नंबर से आप रब्ता करो
और ये तुम्हें लोकेशन बताएगा, उधर चले जाओ। हम जाते थे उधर लोकेशन पे, उस बंदे से रब्ता करते थे, आगे पीछे देखते थे, फिर उसको सामान दे के उससे पैसे ले लेते थे। इससे पहले कभी पकड़े गए, कभी खौफ आया कि पकड़े जाएंगे उसके बाद क्या होगा? नहीं, खौफ तो नहीं होता था, असल में हमें आराम के काम में मज़ा आ गया, इसमें पैसे ज़्यादा मिलते थे ना। मेरे को एक चक्कर में तकरीबन 50,000 पे मेरे को एक डिलीवरी का मिलता था। और जो ये पैसे रकम मिलती थी, इसको आपस में डिवाइड, क्योंकि आपका गैंग इतना बड़ा है तो आपस में डिवाइड कैसे करते? मेरा काम सिर्फ इन लोगों को मंशियात पहुंचाना है। उसके बाद फिर नीचे हमने अलग अलग बंदे रखे हुए हैं, वो जो है वो अपना अपना काम सारे करते हैं। अब मैं जो हूँ सदर में, मच्छर कॉलोनी में, डिफेंस में, क्लॉक टावर में, इधर मैं सिर्फ डिलीवरी करता हूँ। कराची के पोश इलाकों में ये मंशियात डिलीवर की जाती थी। हमारे साथ एक और भी मुलजिम मौजूद है, उससे पूछते हैं। ये चूँकि ऑनलाइन पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ऑनलाइन चीज़ों को देखता था और उसके बाद जो है इस मंशियात को आगे तक पहुँचाता था। क्या नाम है तुम्हारा? गुल रहमान। गुल रहमान, ये सोशल मीडिया पे कैसे तुम इसको वायरल करते थे, फिर कैसे तुम्हारे पास इसके कस्टमर आते थे? क्या यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी आपके पास आते थे? बिल्कुल, हमें बोला जाता था कि ये नंबर है, इस पे आपको सप्लाई करनी है, तो हम इस पे सप्लाई कर देते थे। और कभी यूनिवर्सिटी के हम मतलब कम हिसाब नहीं देते थे, हम किलो से ऊपर का माल देते थे लोगों को, तो सप्लाई हो जाती थी, हम सप्लाई कर देते थे। मतलब किलो के हिसाब से 1.5 किलो 2 किलो, अगर किसी को छोटी क्वांटिटी पे चाहिए होती थी तो गोली मार में हमारे अड्डे बने हुए, वो वहाँ से जाके ले लेते थे। शहर में मंशियात के हवाले से हम बात कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की जानिब से एक कार्रवाई की गई जिसमें 10 मंशियात फरोशों को जो है वो ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि एक बड़ा गैंग है जिसको पुलिस की जानिब से बस्ट किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी केमाड़ी कैप्टन फैजान, उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बताएं कि पुराना गोलीमार के इलाके के अंदर पहले भी मंशियात के अड्डे चलते रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है आपकी तरफ से, अभी भी ये गैंग जो है वो बस्ट किया गया है? देखें, ये जो इलाके हैं, पुराना गोलीमार का इलाका है, जहानाबाद है, लियारी के जो इलाका जाते हैं, ये आज से नहीं, ये मतलब दिहाइयों से जो है वो इस जो हैं वो हमेशा से फोकस रहे हैं ड्रग्स के हवाले से। और ये इस तरह के इलाके हैं, अगर आप कभी इनका विज़िट करेंगे तो ये बिल्कुल स्लम्स एरिया हैं और यहाँ पे इस तरह से लोगों की अप्रोच नहीं है, तो ये आइडियल एरिया बन जाता है। इस तरह के जो लोग मंशियात को जो ऑपरेट करते हैं, मंशियात के डेन चलाते हैं, तो उनके लिए ये आइडियल जगह है। तो इसमें ये हमारा सा जब हमने चार्ज लिया था डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का, तो हमारा फोकस ड्रग्स पे बहुत ज़्यादा था और सबसे ज़्यादा शिकायत हमें इसी एरिया की ज़्यादा आ रही थी कि आप इस पे जो है ना वो खुलेआम हर जगह जो है लोग दनाते फिर रहे हैं वेपन्स के साथ, और इसके साथ साथ जो है वो मंशियात हर जगह से मिल रही है, हर बंदे को अप्रोच है जो आए जाकर ले ले। तो इस पर हमने फोकस करके जब काम किया तो उसमें पिछले 10 महीनों में हमने बहुत ज़्यादा गैंग्स जो हैं वो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, लियारी गैंगवार के जो ग्रुप्स हैं, हर किसी ने अपने अपना इलाका एक जो है वो उन्होंने डिमार्क किया हुआ, उसी के अंदर वो ऑपरेट करते हैं। इसमें डिफरेंट ग्रुप हैं, जैसे काशिफ सिद्दीकी का ग्रुप है, रियासत जदगार वालों का ग्रुप है, काशिफ डाडा वाले हैं, इस तरह के और बहुत सारे ग्रुप हैं, साजिद माजिद, बहुत सारे ग्रुप हैं जो बेसिकली उनका जो मेन हेड है वो तो ईरान में है, लेकिन उनके जो ऑपरेटिव्स हैं वो जहाँ इसी इलाकों में जो रहते हैं वो उसको बेसिकली देख रहे होते हैं। ये जो कार्रवाई थी ये हमारी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर थी और इसी इन्फॉर्मेशन में हमें पता चला था कि ये ड्रग डेन जो है ये रिसेंट में ही दोबारा से एक्टिवेट हुआ है और यहाँ पे बड़ी मिकदार में वेपन और मंशियात और इसके साथ मोबाइल्स और मोटरसाइकिल जो ये लड़के स्नैचिंग करते हैं वो हम मिलेंगे आपको। उस ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में हमने अपने प्लानिंग की और रात को हमने प्लानिंग करने के बाद सुबह 5 बजे के करीब हमने ये रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट किया और उसमें हमें जो है वो काफ़ी बड़ी मिकदार में रिकवरीज भी हुई और तकरीबन 11 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए। इसमें जो बड़ी कामयाबी थी वो मुजम्मिल की थी, जो कि काशिफ सिंधी का जो ड्रेन है उसका प्रॉपर मैनेजर आप कह लें कि सारे ऑपरेशंस को मैनेज करने वाला वो था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस ड्रग ट्रेन की तो गर्दन पुलिस ने तोड़ी है। अब इसको दोबारा ऑपरेट करने के लिए कोई ऐसा ऑपरेटिव इसको अच्छा चाहिए होगा जो इसको मैनेज कर सके, क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए ना सिर्फ मंशियात की ज़रूरत होती है बल्कि अच्छे लड़के जो शूटर लड़के होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है ड्रग डेन की अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इन ग्रुप्स की आपस में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को जी वो जो स्ट्रेंथ्स होती हैं उसके ऊपर एक दूसरे से मसले मसाइल करते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि इनके पास इतनी स्ट्रेंथ हो कि एक ड्रग डेन को चला सके। तो काशिफ सिंधी के ग्रुप को अच्छा एक डेंट हमने इस कार्रवाई के बाद डाला है। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि शहर के अंदर जो मंशियात आ रही है, कोई फैक्ट्री तो इस शहर के अंदर मौजूद है नहीं, तो ये जो मंशियात आ रही है कैसे आ रही है? पुलिस और दीगर इदारे भी मंशियात पर काम कर रहे हैं, क्यों नहीं रोक पा रहे हम इसको?
सर देखें, एक तो जब आप बात करते हैं हमारे बॉर्डर की, बलूचिस्तान से अगर आप बॉर्डर ले लें या KPK से ले लें, जैकबाबाद वाली जो साइड है हमारी, हमारा जो बॉर्डर है वो ज़्यादा पोरस है। देखिए इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं, ये इस तरह के होते हैं, और इसमें सिर्फ मेन रूट्स के अलावा जो मेन रोड्स हमारे चल रहे होते हैं, मोटरवेज़ हैं, हाईवेज़ हैं, इसके अलावा इसमें जो कच्चे इलाके ज़्यादा होते हैं, जो डिफरेंट गोट और जो छोटे छोटे इलाके होते हैं, उनमें से जो गुजर के आते हैं। आपकी बात से ये लगता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में शहर के अंदर मंशियात नहीं आती है, छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर मुख्तलिफ रास्तों से मंशियात आती है। अच्छा, फिर इसके बाद ये शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है? आपने तो एक नेटवर्क जो है वो इसको बस्ट किया है, यकीनी तौर पर एक ये बड़ी कार्रवाई है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसी तरह की सूरत हाल हमें नज़र आती है। ना सिर्फ इलाकों में, बल्कि हमने देखा है कि इंस्टीट्यूट के अंदर भी इस तरह की तालीमी इदारों में भी नज़र आती है। तो ये तालीमी इदारों तक कैसे पहुँचती है? स्टूडेंट खरीदते कैसे हैं? स्टूडेंट के पास क्या इतने पैसे होते हैं कि वो इतनी महंगी दामों ये मंशियात खरीदे? देखिए बेसिकली जो मंशियात आती है, जो आपने बात की, छोटी मिकदार में आती है। आप कह लें छोटी कंसाइनमेंट में 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो के अंदर अंदर छोटी कंसाइनमेंट जो बाइक पे या किसी रक्शे वगैरह में आराम से आ सके। ये जब यहाँ पे आती है तो इसका फिर डिफरेंट लेवल है। जो यहाँ पे जिसने मंगाई है वो एक हाई किस्म का कह लें ड्रग पेडलर है, जिसकी आगे सप्लाई चैन है, ना सिर्फ उसकी अपने एरिया में बल्कि तमाम मतलब जहाँ जहाँ उसकी अप्रोच हो सकती है, ना सिर्फ बल्कि अगर वो जहानाबाद में या गोलीमार में आ रही है तो उसकी अप्रोच शायद लियारी की तरफ भी होगी, उसकी अप्रोच शायद मच्छर कॉलोनी सिकंदराबाद की तरफ भी होगी। तो वो उसकी जो सप्लाई लाइन है बेसिकली वो सारी की सारी जो उसके पास आती है वो उसी सप्लाई लाइन से अपने जो ड्रग डैन को चलाने के लिए उसको चाहिए वो रखता है। बाकी की मिकदार जो है वो अपने छोटे सप्लायर जिनके थ्रू वो 50-50 हज़ार की डिलीवरी के साथ वो अपने बाकी सप्लायर को प्रोवाइड करता है, जो फिर आगे फर्दर मोहल्ले में या जो टारगेटेड एरियाज़ है जहाँ पे शिकायत होती है वहाँ पे छोटी छोटी मिकदार में बिकती है। और जहाँ तक आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात की, तो स्टूडेंट्स के पास जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आजकल जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके पास अच्छी पॉकेट मनी होती है, और ये वो फिर जो है स्टूडेंट्स सिर्फ उतनी मिकदार में लेते हैं जितना वो वहीं पे कंज्यूम कर सकें, स्टोर करने की उनको ज़रूरत नहीं होती। तो इतनी जो मिकदार है जो उन्होंने खुद कंज्यूम करनी है उसके लिए उनके पास इनफ मनी होती है। या फिर अगर जब ग्रुप होता है दोस्तों का जो सारे इस एक्टिविटी में होते हैं तो वो इकट्ठा करके भी आपस में सारे पैसे मिला के तो एक चीज़ लेके और सारे उसको जो है ना आपस में बांट के बैठ के कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ उनके पास इस तरह बड़ी मिकदार लेने के लिए, लेकिन सिर्फ जो रूटीन की कंजप्शन के लिए है छोटी पुड़ियों में, वो उसी को लेते हैं, उसी को कंज्यूम करते हैं और उधर से फिर वो मतलब कि वो उधर से ख़त्म हो जाती है और वो उनको दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जुर्म सज़ा के साथ मैं हूँ ज़ीशान शाह। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उसके अंदर एक सरकारी कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने जितनी भी यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए ख़वातीन या तालिबात मौजूद थी उनके साथ लाखों रुपए का गबन कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नाज़ाबाद के बाहर, और आपसे कुछ दिनों कबल ये जगह एक मैदान जंग बना हुआ था। लोग यहाँ पे परेशान थे, वालिदैन, तालिबात, उनके वालिदैन सब यहाँ पे परेशान थे, क्योंकि एग्ज़ाम से 2 रोज़ कबल ही उनके जो एडमिट कार्ड थे वो नहीं आए थे। वजह मालूम की गई तो पता लगा कि जिस जो फ़ीस सबमिट की थी यहाँ के स्टाफ को, वो फ़ीस आगे तक नहीं पहुँची। इसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई, पुलिस की नफरी यहाँ पर आई, और उसके बाद में यहाँ पे जो पूरे केस का आगाज़ हुआ, तफ्तीश का आगाज़ हुआ, तो पता लगा कि इसी कॉलेज का सुपरिटेंडेंट जो कि 17 ग्रेड का अफसर था मोहम्मद नफीस, उनकी जानिब से लाखों रुपए की जो रकम थी वो आगे यूनिवर्सिटी में सबमिट ही नहीं की गई, जिसकी वजह से 100 से ज़ायद तालिबात के एडमिट कार्ड्स उनके एग्ज़ाम के लिए रुक गए थे। इस सब के बाद में यहाँ की प्रिंसिपल ने क्या एक्शन लिया, पुलिस ने क्या एक्शन लिया, ये सब हम आपको आज की कहानियाँ बताने जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं उनके पास, प्रोफेसर शहला बशीरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम इनसे तफसीलात हासिल करते हैं कि जब ये इतना बड़ा एक इल्ज़ाम लग गया कॉलेज पे कि इस कॉलेज के एक सुपरिटेंडेंट ने जो कि 17 ग्रेड का अफसर है, उसने जो तालिबात थी उनकी फ़ीसेस की मद में जो रकम ली थी वो आगे सबमिट नहीं की, उनका अपना साल जितनी भी ख़वातीन थी वो स्टेक पर था। तो इन्होंने इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया और किस तरह से जो उनकी जो एजुकेशन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, उनकी स्टडीज़ को जो नुकसान होने वाला था, उसको किस तरह से एड्रेस किया। शहला साहबा, आपने ये एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लग गया था, कॉलेज की रेप्यूटेशन स्टेक पर आ गई थी। जब ये वाक़या हुआ पेरेंट्स आपके पास आए थे, जाहिर बात है उन्होंने सरापा एहतजाज थे, आपने फिर फौरी तौर पे इसके ऊपर क्या एक्शन लिया था?
फौरी तौर पे जो है वो मेरे जहन में दो ख्यालात आए कि एक तो ये कि जो कल्प्रेट है असल में ओरिजिनल उसको पुलिस के ज़रिए गिरफ़्तार करवाया जाए। अच्छा, इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी कि पुलिस को तो बुलाना ही था, तो वो मैंने फ़ौरी तौर पे पुलिस को कॉल किया और यहाँ पे मामलात को कंट्रोल में करने की कोशिश की। फिर इसके बाद जो है वो मैंने कंट्रोलर साहब से बात की, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन कराची यूनिवर्सिटी से बात की, तो उन्होंने जो है वो मुझे ये कहा कि हम आपके एडमिट कार्ड इशू कर देंगे, क्योंकि डेट तो निकल चुकी थी इसकी, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जमा कराने की लेट फ़ीस के साथ जमा कराना था और वो के लेट फ़ीस के साथ भी जमा कराने की जो टाइम था वो गुज़र चुका था। लेकिन ये हुआ कि मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमें स्पेशल बेनिफिट दिया और हमें जो है इस बात पर राज़ी हो गए कि अगर आप हमें एफआईआर की कॉपी देके और फिर हमें वो सारे फॉर्म और पे ऑर्डर भेजती हैं तो हम आपको उन बच्चियों के एडमिट कार्ड इशू कर देंगे। अच्छा मैडम, ये बताइए कि ये इसके बाद में आप लोगों ने किस तरीके से निकाला, क्या डिटेल सामने आई कि कितनी तालिबात थी और कौन कौन सी क्लासेस की थी जिनके साथ ये जो प्रॉब्लम हुई थी, जिनकी फ़ीस जो उन्होंने सबमिट की थी और वो आगे तक नहीं पहुंची थी? ये एडीए की स्टूडेंट्स थी, एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स। ये वो वाली स्टूडेंट्स थी जो कि हमारे यहाँ पार्ट 1, पार्ट 2 और फेलियर जो कि पार्ट 3 का RC3 फॉर्म जमा कराती हैं, ये वो वाली बच्चियाँ थीं। और इन सारी बच्चियों की कंप्लेन क्या तादाद होगी इनकी? ये हमारे पास बाद में हमने, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आती रही वक्फे से, तो इनकी टोटल तादाद 115 है। ठीक है, हमने फिर अपने तौर पे इनको पहले दिन यानी ये 28 तारीख से शुरू हो गया था मामला, फिर 29 तारीख को ये एक मॉब की सूरत में हमारे पास आए, तो 29 तारीख को हमने वो वाली बच्चियों के एफआईआर कटवाई थी। हमने एफआईआर हमने 30 को कटवाई थी, फिर हमने वो सारा कुछ कंट्रोलर को वहाँ भेजा, डायरेक्टरेट कराची यूनिवर्सिटी, और उनसे हमने वो एडमिट कार्ड निकलवाए। फिर हमारे पास जो और फर्दर जमा होती रहीं, हम यहाँ 10 बजे रात तक बच्चियों से उनके फॉर्म दोबारा से लेते रहे, क्योंकि हमें उनके फॉर्म जमा करवाने थे और उनकी फ़ीस जमा करवानी थी, तब जाके हमें उनके एडमिट कार्ड मिलने थे, जो हमने अपने तौर पे अरेंज किए अपने। मजमूई तौर पे ये जो 115 तालिबात आपके पास आई थी, तो इनकी कितनी फ़ीस बनती थी जो, और फिर उसके बाद में आप लोगों ने क्या क्या किस तरह से उसको पे किया, किस तरह से एड्रेस किया, बताइए। मैंने अपने तौर पे इसको मैनेज किया, किसी तरह से भी हमने दिया, अपने अकाउंट में से, पर्सनल अकाउंट में से दिया, और किसी तरह से हमने इसको एकोमोडेट किया। कितनी रकम थी? पहले दिन की जो हमने अदा की थी वो 9,10,200 रुपये थे। फिर उसके बाद भी आती रही लड़कियां, तो वो मजमूई तौर पर जो हमारा बना है वो तकरीबन 12 लाख का या से 12.25 लाख का अमाउंट बना है। और क्योंकि ये लड़कियां पार्ट 1 और पार्ट 2 की एक साथ अगर दे रही हैं तो 14,000, एक पार्ट की दे रही हैं तो 7,000 फ़ीस देती हैं। तो वो फिर हमने उन्होंने कहा कि लेट फ़ीस भी लगेगी 2,500 की, कंट्रोलर साहब ने तो उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे पास इतने ही पैसे देना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, आप इसको वेव कर दें। उन्होंने हम पर बहुत मेहरबानी की और उन्होंने वो लेट फ़ीस हमसे नहीं रिसीव की। कॉलेज इंतज़ामिया का, प्रिंसिपल का मौक़िफ़ आपने जाना, किस तरीके से इस सिचुएशन को, पूरी की पूरी रकम जो तालिबात की फ़ीस कीमत में जमा की जाने वाली रकम गायब हो चुकी थी, एग्ज़ाम सर पे थे, कॉलेज इंतज़ामिया ने पुलिस से रब्ता किया। हम इस वक्त मौजूद हैं रिजविया थाने में और हम यहाँ पे मालूम करते हैं कि उसके बाद में पुलिस ने किस तरीके से इस केस को लिया और इसको मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ाई जब कॉलेज इंतज़ामिया ने इनसे रब्ता किया था। आइए पूछते हैं। ये वाक़या हुआ था, आपकी नॉलेज में होगा, जो गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज में एक सुपरिटेंडेंट ने जो है उनकी जो फ़ीस की मद में जो रकम ली थी तालिबात से इसके लिए, जो इनके एडमिट कार्ड्स होते हैं उसके लिए, लेकिन एग्ज़ाम सर पे आ गए। उसके बाद में कॉलेज इंतज़ामिया ने आपसे रब्ता किया, आप लोगों ने इनिशियली क्या हुआ और आपके पास क्या शिकायत मौसूल हुई थी, उस हवाले से तफसीली तौर पर बताइए। देखें, ये 31 जनवरी 2025 की बात है। मेरे पास कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनकी कॉल आती है कि हम एक इशू फेस कर रहे हैं, हमारे सुपरिटेंडेंट नफीस जो हैं वो फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी फ़ीस के पैसे लेके गायब हो गए और 2-3 दिन हो गए वो हमसे रब्ता नहीं कर रहे और हमारी कॉल अटेंड नहीं कर रहे और वो ऑफ़िस भी नहीं आ रहे। तो ये शिकायत मेरे पास आने के बाद, इससे पहले कि मैं कॉलेज पहुंचता,
साथ में उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे कॉलेज में रश लगा हुआ है, स्टूडेंट्स जो हैं वो रो भी रही हैं और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। इनके पेरेंट्स भी हमारे पास यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं वहाँ पे पुलिस भेजता हूँ और मैं ख़ुद भी वहाँ जाना चाह रहा होता हूँ। कितने में कुछ लोग स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ थाने आ जाते हैं, तो उनसे भी मैं मालूमात लेता हूँ, बातचीत करता हूँ और इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए। क्या ये वही तालिबात और उनके पेरेंट्स थे, उनके वालिदैन थे जिनको एडमिट कार्ड्स नहीं मिले थे? जी एग्जैक्टली, ये वही स्टूडेंट्स थे और साथ में उनके कुछ के पेरेंट्स भी आए हुए थे जिनको एडमिट कार्ड्स इशू नहीं हुए हुए थे। और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि नेक्स्ट डे उनका पेपर था। अगर वो एडमिट कार्ड उनको नहीं मिलते तो अगले दिन वो पेपर में अपीयर नहीं हो सकते थे। बहरहाल इनसे बात करने के बाद हम कॉलेज पहुंचते हैं, मैडम से मिलते हैं और फौरी तौर पे FIR का इंदराज किया जाता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहता है कि हम एडमिट कार्ड उस सूरत में इशू करेंगे जब इनकी FIR रजिस्टर होगी। तो वो FIR रजिस्टर करते हैं हम लोग। वो वहाँ आगे FIR देने से बच्चों के एडमिट कार्ड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। मीनवाइल हम इसको टेक्निकल बेसिस पे लोकेट करते हैं और जो थाना जौहराबाद उसकी जुरिस्डिक्शन में ये शख्स रह रहा है, वहाँ से हम इसको फिर गिरफ़्तार करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि यूजुअली इस किस्म के केसेस में जो FIR होती है वो फौरी तौर पे लॉन्च हो जाती है या इसमें खुसूसी तौर पे ये देखा गया क्योंकि डेडलाइन आपके पास बहुत कम थी, अगले दिन पेपर था और इनके जितनी भी तालिबात हैं उनके एडमिट कार्ड्स नहीं पहुंच पाते और कंट्रोलर की तरफ से ये डिमांड आई थी कि पुलिस कंप्लेन होनी ज़रूरी है, तो क्या इसकी ये प्रॉपर तरह वो बताइए कि इसका मैकेनिज़्म क्या है अगर आपके पास दिन होते तो? देखें, इसमें जो इशू था वो यही था कि टाइम की कमी थी। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, ये 115 के करीब स्टूडेंट्स थी जिनका साल ज़ाया हो सकता था। तो ये फौरी तौर पे हमने विदिन 1 आवर FIR रजिस्टर की, कंट्रोलर को उसकी कॉपी भिजवाई, व्हाट्सएप की गई और बाद में साथ में ऑफिशियली भी इन्होंने भिजवाई मैडम ने। तो इस दौरान ये कि FIR के रजिस्टर होने की वजह से प्रोसेस शुरू हो जाता है। 115 स्टूडेंट्स जो हैं वो अगले दिन जो हैं वो पेपर में अपीयर होते हैं सारे। जो मुल्ज़िम है मोहम्मद नफीस, उसको आप लोगों ने ट्रैक कैसे किया? क्या उसका एड्रेस या फ़ोन नंबर या उसकी तस्वीर आप लोगों के पास मौजूद थी? नहीं, उसकी मैंने आपको बताया कि उसमें हमने उसको टेक्निकल बेसिस पे हमारे पास उन कॉलेज से उसके नंबर्स आ गए थे, मोबाइल नंबर्स, उसकी मदद से हमने उसको ट्रैक भी किया और उसका वारिसेस नादरा कॉपी जो है वो भी हमने हासिल की, जिसमें उसका एड्रेस भी आ गया और उसकी पिक भी आ गई, तस्वीर भी आ गई। SHO रिजविया ने मुकदमा दर्ज करने के बाद ने जो इब्तदाई तफ्तीश की उसके अंदर मुल्ज़िम मोहम्मद नफीस का घर का एड्रेस उनको हासिल हुआ, जो कि फेडरल बी एरिया थाना जौहराबाद की हदूद का वो रिहायशी था। उसके बाद में इस केस को थाना जौहराबाद के हवाले किया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि जो मुल्ज़िम है इसके घर का पता निकाला जाए ताकि गिरफ्तारी में मदद मिल सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना जौहराबाद में, मेरे साथ इस वक्त SHO जौहराबाद राशिदुद्दीन साहब मौजूद है। राशिद साहब से हम तफसीलात देते हैं कि मोहम्मद नफीस मुल्ज़िम को, जो कि 17 ग्रेड का सुपरिटेंडेंट भी है, इसकी गिरफ्तारी आप लोगों ने किस तरीके से, क्योंकि इब्तदाई तौर पर जगह इसका वक्त कम था और इसका घर ढूंढने की जिम्मेदारी आप लोग के ही ज़िम्मे आई थी, तो किस तरीके से आप लोगों ने वर्किंग की वो बताइए। देखिए, मुझे SHO रिजविया वकार कैसर ने ज़रिए फ़ोन इतला दी कि यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मोहम्मद नफीस ने जो है स्टूडेंट्स की जो एडमिशन फ़ीस है वो बदमानी से वो खा गया है, उसमें गबन किया है, उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और उनको वहाँ से CNIC की कॉपी मिली मोहम्मद नफीस की, जिसके मुताबिक मोहम्मद नफीस का जो एड्रेस था वो यहाँ सना अपार्टमेंट्स ब्लॉक 7 फेडरल बी एरिया का आ रहा था। तो लिहाजा उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको अरेस्ट करें। मैंने फ़ौरन तौर पर अपनी पुलिस पार्टी तश्कील दी और हम इसके CNIC के एड्रेस पे पहुँचे, सना अपार्टमेंट्स में। वहाँ हमने मालूमात की तो पता चला कि ये वहाँ से शिफ्ट हो चुका है। अब हमने इसके फिर अपने ज़राए से इसके नए एड्रेस के बारे में मालूमात की तो वो इसका एड्रेस हमें पता चला कि अल बासित अपार्टमेंट्स ब्लॉक 7 FB एरिया में ही है। लिहाजा फिर पुलिस पार्टी वहाँ पहुँची और वहाँ पर जैसे हम इसके घर पे पहुँचे तो उसकी वाइफ ने बताया कि ये घर पे मौजूद नहीं है, लेकिन हमें तो डाउट हुआ कि ये झूठ भी हो सकता है। लिहाजा हमने लेडी सर्चर के ज़रिए जो है उनसे कहा कि हम सर्च करेंगे और उसके बाद लेडी सर्चर को भेजा और उसने मुख्तलिफ कमरों की तलाशी ली तो ये एक बेडरूम। लेकिन जब इब्तदाई तौर पे लेडी सर्चर गई थी तब उनको नहीं मिला तो आप लोगों ने दोबारा भेजा, वो ज़रा बताइएगा। जी हाँ, उसमें पहले लेडी सर्चर को जो है ना लेडीज़ ने कहा ठीक है हम आपको दिखाते हैं और उन्होंने जल्दी उनको बेडरूम्स दिखाए और लेडी सर्चर ने बाहर आके बताया कि मुझे वहाँ से कोई कामयाबी नहीं हुई है, लेकिन हमें शक था कि ये अंदर ही है। लिहाजा मेरा अफसर जो है उसने कहा जी मैं खुद जाके तलाशी लूँगा और वो फिर लेडी सर्चर के साथ दोबारा अंदर गया और उसने अच्छी तरह से बेडरूम्स के अंदर जाके बेडों के नीचे देखा तो एक बेडरूम में ये बेड के नीचे छुपे हुए पाए गए।
पुलिस ने मुलजिम नफीस को उसके घर से गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन गाड़ी में जब उसको थाने मुंतकिल किया जा रहा था उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसको अचानक से उल्टी आना शुरू हो गई, जिसके फ़ौरन बाद पुलिस ने उसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। यहाँ पर जब उसका मुआयना हुआ तो पता लगा मुलजिम ने कोई जहर आलूद चीज़ खाने की कोशिश की। अपने बयान में मुलजिम ने बताया कि उसने चूहे मार दवा खाई। ताहम इतनी देर नहीं हुई थी जिसके बाद में उसका पेट वॉश हुआ और अब उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। 2 दिन तक अब्बासी शहीद अस्पताल के ICU में मुलजिम दाखिल रहा। उसके बाद में डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद में पुलिस ने उसे बाकायदा गिरफ़्तार कर लिया।